तो ये कहानी है अर्ली 19th सेंचुरी की। एलिजाबेथ रॉस, इसकी पैदाइश होती है 1793 में आयरलैंड में। ये वो दौर था जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नया नया आया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक पॉडकास्ट की फॉर्म में आने वाला है, जिसमें ज़्यादा इमेजेस या वीडियो फुटेजेस शामिल नहीं हैं, तो आप इसको एज ए पॉडकास्ट की फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नया नया दुनिया में अपने पैर पसार रहा था और ये रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में भी अपने कदम रख चुका था। तो रोज़गार की तलाश में एलिजाबेथ भी आयरलैंड से लंदन आ जाती है। एलिजाबेथ की अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मसलन उसके फादर कौन थे, उसकी माँ कौन थी, उनका चाइल्डहुड किस तरह से गुजरा, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ एक टफ लेडी थी जो काफ़ी लंबी थी, अग्रेसिव थी और आमतौर पर लोग उसे फेस करने से बचते थे या यूं कहें कि डरते थे। अब एलिजाबेथ लंदन के उस इलाके में आकर रहना शुरू करती है जहां इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, कई लोग एक साथ रहते थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी और लोगों से घंटों काम करवाया जाता था। एलिजाबेथ की मुलाकात एक शख्स से होती है यहाँ पर, जिसका नाम एडवर्ड कुक था। ये शख्स इनिशियली नेवी में काम करता था, ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करता था, इसकी अपब्रिंगिंग भी काफ़ी बेहतर हुई थी और ये वो दौर था जहाँ जॉब सिक्योरिटी का कोई मतलब था नहीं। तो कुछ साल इसने नेवी में सर्व किया, लेकिन जब नेवी को इसकी ज़रूरत नहीं थी तब इसको नेवी से निकाल दिया गया। उसके बाद एडवर्ड अपने लेवल पर ही कुछ काम करता रहता था। अब लोगों को कई बार हैरत होती कि एलिजाबेथ को एडवर्ड जैसा पर्सन मिल कैसे गया। एलिजाबेथ किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और एडवर्ड किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, एक ऐसी औरत जो कि इतना अग्रेसिव है। लेकिन खैर, दोनों साथ में रहते हैं लेकिन कभी शादी नहीं करते आपस में। 1819 में एलिजाबेथ माँ बनती है और इनकी एक औलाद पैदा होती है जिसका नाम ये लोग रखते हैं नेब कुक। इसका नाम याद रखिएगा, ये केस में एक अहम किरदार है। अब ये जो फैमिली थी, इनकी फाइनेंशियल हालत कुछ ज़्यादा बेहतर थी नहीं। मुश्किल से ये किराए के घर में रह पाते थे और किराए के घर भी होते थे बमुश्किल 1 या 2 कमरे से ज़्यादा नहीं, और 1 या 2 कमरे से ज़्यादा वाला जो घर होता है ये अफोर्ड कर भी नहीं पाते थे। अब दोनों रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ। इस बीच में देखा जाता है कि एलिजाबेथ रोज़ सुबह काफ़ी जल्दी उठकर शहर की ओर निकल जाती थी। कुछ दिन तक पड़ोसी नोटिस करते रहे, लेकिन जब कई दिनों तक ऐसा देखने में आता है तो सभी को क्यूरियोसिटी होती है कि ये औरत इतनी जल्दी उठकर सुबह में आखिर जाती कहाँ है। इस बीच लोगों ने महसूस किया कि उस एरिया में अचानक से बिल्लियों की तादाद कम होने लगी और बिल्लियां अब हार्डली उन्हें कभी कभार देखने को मिलती थी। तो अब एलिजाबेथ के पीछे कुछ लोग निगरानी करते हैं और पता चलता है कि ये औरत शहर में कई जगह से बिल्लियां पकड़कर अपने घर में लाती थी और फिर उन्हीं बिल्लियों को मारकर उनकी खाल उतारकर मार्केट में बेचती थी। तो लोग अक्सर एलिजाबेथ को नफरत भरी निगाहों से देखते थे। कुछ दिन गुजरते हैं, ईस्ट लंदन के ही एक घर में एक नौकरानी का झगड़ा अपनी मालकिन के साथ हो जाता है और जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था उस वक्त एलिजाबेथ भी पास में ही थी। वो उस नौकरानी के साथ सिंपैथाइज करती है, उसको हिम्मत बंधाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, उसे शराब पिलाती है, वो खुद भी शराब पीती है और उस दिन के बाद उस लड़की का कोई पता नहीं चलता। लोगों को खैर एलिजाबेथ पर शक भी होता है, लेकिन सारे लोग गरीब, अपनी ज़िंदगी में परेशान, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त, किसी और की परेशानी अपने सर पर क्यों ले। और ये जो नौकरानी थी इसका अपना कोई नहीं था, तो किसी ने भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की। हालांकि कुछ दिन बाद ऐसा देखने में एलिजाबेथ के गले में उसी नौकरानी का नेकलेस देखा गया जो कुछ दिन पहले उस नौकरानी के गले में हुआ करता था, लेकिन किसी ने इस पर भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आता है सन 1831 और एलिजाबेथ और इसका हस्बैंड और इसका बेटा नेब तीनों मूव कर जाते हैं 7th गुडमैन्स यार्ड नाम के इलाके में, जो कि कंपैरेटिवली एक बेहतर इलाका था पहले से। यहाँ पर एलिजाबेथ की मुलाकात होती है एक बूढ़ी औरत से जिसकी उम्र गालिबन 84 साल रही थी। एलिजाबेथ और कैरोलिन, इस औरत का नाम कैरोलिन था, इनके बीच अच्छी खासी दोस्ती बनती है और एलिजाबेथ कैरोलिन से कहती है कि क्यों ना तुम हमारे घर में आकर रहो, हमारे जो पुराने लैंडलॉर्ड और जो मकान में दूसरे लोग रहते थे वो जा चुके हैं, तो क्यों ना तुम हमारे साथ आकर रहो। अब यहाँ पर कैरोलिन जो थी 84 साल की बूढ़ी औरत, उसको भी एक कंपेनियन की ज़रूरत थी, तो वो एग्री कर जाती है। अब ये जो औरत थी कैरोलिन वॉल्श, इसकी एक पोती थी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम था एन बटन। ये अच्छी तरह जानती थी कि एलिजाबेथ किस तरह की औरत है।
और इसने काफ़ी किस्से सुन रखे थे एलिजाबेथ के बारे में। सो जाहिर सी बात है ये अपनी दादी को मना करती है कि एलिजाबेथ के घर पर रहने के लिए ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन कैरोलिन को पूरा भरोसा था एलिजाबेथ पर, और उसका ये भी सोचना था कि एलिजाबेथ के रूप में उसको एक कंपेनियन भी मिल जाएगा और एलिजाबेथ उसके काम में उसका हाथ भी बटा पाएगी, क्योंकि बताता चलूँ कि कैरोलिन 84 ईयर की एज में भी रस्सी धागे वगैरह का काम करती थी। तो अब 19 अगस्त 1831 को कैरोलिन अपने सभी बोरियां बिस्तर लेकर शिफ्ट हो जाती है एलिजाबेथ के घर पर। लेकिन ये अपनी पोती एन बटन से कहती है कि एन अगले दिन यानी 20 अगस्त के दिन उससे मिलने ज़रूर आए, वो उसका वेट करेगी। नाउ अब तारीख आती है 20 अगस्त और एन जाती है अपनी दादी से मिलने। लेकिन जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि दादी का बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा है और लगता है कि इस पर कोई सोया भी नहीं है। दूसरी तरफ वो जब एलिजाबेथ और एडवर्ड से पूछती है कि उसकी दादी कहाँ है, तो ये लोग कहते हैं कि कैरोलिन कैरोलिन रात से कहीं चली गई है और अब तक लौट कर नहीं आई। एन को एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड का बिहेवियर अजीब लगता है। इसी बीच अचानक एलिजाबेथ एन से कहती है कि उसके पास कुछ पैसे हैं तो वो एलिजाबेथ को दे दें, क्योंकि उसको शराब पीने का मन हो रहा है बहुत। एन को अजीब लगता है, लेकिन वो खुद ही एलिजाबेथ को शराब पिलाने के लिए बार में लेकर जाती है, इस उम्मीद से कि शायद शराब के नशे में ही एलिजाबेथ से कुछ उगलवा लिया जाए और उसकी दादी का कुछ सुराग मिल सके। लेकिन एलिजाबेथ शराब पीती है और उसके ऊपर 2 बियर और पी लेती है, लेकिन कैरोलिन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, कतई ढीठ किस्म की होती है। वो इनसे कहती कि वो कुछ देर में लौट आएगी, तो प्लीज़ थोड़ा वेट करें। एन वेट करती है एलिजाबेथ का, लेकिन एलिजाबेथ बियर बार से बाहर चली जाती है और अपने घर को लौट जाती है और वापस नहीं आती। अब कोई रास्ता ना मिलते देख एन तय करती है कि वो कानून का सहारा लेगी और वो अपनी फरियाद लेकर जाती है पुलिस स्टेशन। अब ये मिसिंग का केस होता है और ये पुलिस ऑफिसर जो हैंडल करता है, जिनका नाम होता है जेम्स ली, ये अब तब सोचता है कि सबसे पहले एलिजाबेथ के घर की तफ्तीश करेगा। इस बीच एलिजाबेथ को कुछ पता नहीं था कि उनके ऊपर केस किया जा चुका है। पुलिस अचानक से एलिजाबेथ के घर आ धमकती है और एलिजाबेथ से पूछताछ होती है। एलिजाबेथ बताती है 19 अगस्त को कैरोलाइन उनके घर आती है, 9 बजे ही वो बाहर चली जाती है और उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। मीनवाइल पुलिस की एक टीम उसके हस्बैंड के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है, उससे इंटरोगेशन करती है। जब पुलिस एडवर्ड से पूछती है तो एडवर्ड कहता है कि कैरोलिन वॉल्श 11 बजे उनके घर से निकली थी। अब पुलिस को यहाँ पर दोनों की स्टोरी में कुछ गड़बड़ नजर आती है, तो पुलिस एलिजाबेथ, एडवर्ड और इनके बेटे नेब तीनों को उठाती है और अब चलता है तीनों का इंटरोगेशन। एलिजाबेथ और एडवर्ड कतई घाक किस्म के लोग थे। दोनों में से कोई भी पर्सन एक भी बात नहीं उगलता है और पुलिस को इनसे कोई कामयाबी मिलती भी नहीं है। लेकिन पुलिस देखती है कि इनका नाबालिग बच्चा काफ़ी नर्वस फील कर रहा है और शायद ये कुछ हेल्प ज़रूर कर सकता है। अब पुलिस इंटरोगेट करती है नेब कुक को। हल्का सा फोर्स करने के बाद नेब सारी स्टोरी उगल देता है और नेब के अकॉर्डिंग 19 और 20 अगस्त की स्टोरी कुछ इस तरह थी। 19 अगस्त को कैरोलिन वॉल्श आती है एलिजाबेथ के घर। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम के 7 बजे एलिजाबेथ कैरोलाइन को कॉफ़ी बनाकर पिलाती है और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और माहौल खुशगवार था। लेकिन कुछ ही देर के बाद एलिजाबेथ एक और कॉफ़ी कप बनाकर लाती है कैरोलिन के लिए और जब ये कॉफ़ी कैरोलिन पीती है उसी वक्त बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ कैरोलिन को अपने बेड पर सुलाती है और उसके बाद वो अपने राइट हैंड से कैरोलिन के मुंह को तब तक दबाए रखती है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। मीनवाइल एडवर्ड खिड़की के पास खड़े होकर देखता रहता है कि कोई उसके घर की तरफ ना आ रहा हो। जब कैरोलिन की डेथ हो जाती है तो एलिजाबेथ कैरोलिन को एक बोरे में भरती है और उसे बेसमेंट में रख देती है। अगले दिन जब नेब स्कूल से आता है तो देखता है कि उसके माँ बाप आपस में झगड़ रहे हैं। माहौल को अच्छा ना देखते हुए वो खेलने के लिए निकल जाता है। जब शाम को आकर वो देखता है तो पाता है कि एलिजाबेथ उस बोरे को बेसमेंट से निकाल कर अकेले कहीं ले जा रही है और नेब की स्टोरी यहीं तक थी। अब पुलिस मुड़ती है एलिजाबेथ की तरफ और बाकी स्टोरी उससे जानने की कोशिश करती है और फाइनली केस चलता है एलिजाबेथ पर। ये वो दौर था जब मेडिकल साइंस भी अपने इवोल्यूशन पर थी और कई तरह के मेडिकल स्टडीज की जाती थी ह्यूमन बॉडीज पर।
लेकिन जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडीज़ का मिलना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के मरने पर उनको पूरी रीति रिवाज के साथ दफनाते थे। तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन को ह्यूमन बॉडी काफ़ी मुश्किल से मिलती थी और ह्यूमन बॉडी की अच्छी खासी कीमत थी उस वक्त मार्केट में। इसी बीच का एक किस्सा है कि 1928 में 2 शख्स जिनका नाम था विलियम बुर्के और विलियम हेयर, उन लोगों ने एक पर्सन को मारकर उसकी लाश को एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन को भेज दिया था और इसके बदले उनको कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दी गई थी। तब से इस तरह के क्राइम को बुर्किंग कहा जाने लगा। तो एलिजाबेथ की निशानदेही पर कैरोलिन की लाश हॉस्पिटल से बरामद की जाती है और एलिजाबेथ और इसके हस्बैंड पर बुर्किंग के चार्जेस लगाए जाते हैं। एलिजाबेथ कोर्ट में हियरिंग के दौरान अपने बेटे से कहती है कि उसे शर्म आती है कि उसने ऐसी औलाद को जन्म दिया जो उसी के मौत की वजह बन रहा है। इस बीच कुछ आई विटनेस भी सामने आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ को एक बोरे को घसीट कर ले जाते हुए देखा। दूसरा, एक शॉल मिलती है एलिजाबेथ के बेसमेंट से और ये शॉल कैरोलिन की शॉल थी जिसे कैरोलिन वॉल्श की पोती एन बटन पहचान लेती है। इसी बीच कई लोगों का कहना था कि सबूत काफ़ी नहीं है, एलिजाबेथ को सज़ा हो जाए, लेकिन मीनवाइल जूरी अपना फैसला सुनाती है और एलिजाबेथ को सजाए मौत की पनिशमेंट और उसके हस्बैंड एडवर्ड को रिहा कर दिया जाता है। मे बी बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हू नोस। और वो एलिजाबेथ जो कैरोलाइन की लाश को हॉस्पिटल से बेचकर पैसा कमाना चाहती थी, अब उसको फांसी पर लटकाकर उसी की लाश को दे दिया जाता है इस हॉस्पिटल को, ताकि वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते। दुनिया गोले नहीं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।